डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशो ये रेशो होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। कॉलम का डेफिनेशन हमने क्या पढ़े थे? कॉलम का डेफिनेशन पढ़े थे कि जिस भी आरसीसी मेंबर में और आरसीसी कंप्रेशन मेंबर में इफेक्टिव लेंथ 3 टाइम्स से ज़्यादा होगा उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, ऐसे मेंबर को हम कहते हैं कॉलम। और स्लेंडरनेस रेशो में इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज नोन एज स्लेंडरनेस रेशो. Slenderness ratio about major axis, where major axis will be that axis where moment of inertia is maximum, is equal to length effective divided by width of the column. And slenderness ratio about minor axis will be given by effective length divided by depth. अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स क्या है। जनरली 2 टाइप्स के कॉलम होते हैं डिपेंडिंग ऑन इन टेक्निकल टर्म्स, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। इसके अलावा आप उसके शेप के हिसाब से देखेंगे तो शेप के हिसाब से कॉलम रहेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम, स्क्वायर कॉलम, सर्कुलर कॉलम जिसे हम स्पाइरल कॉलम भी कहते हैं, या हेक्सागोनल कॉलम और पेंटागोनल कॉलम, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट। फंक्शन के हिसाब से देखें, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपको कोई आरसीसी कॉलम नज़र आ सकता है, कोई स्टील कॉलम नज़र आ सकता है, या कुछ कॉलम कंपोजिट कॉलम जिसे इनकेस्ड कॉलम भी कहा जाता है। इनकेस्ड कॉलम में एक स्टील सेक्शन रहता है और उसके पेरीफेरी कंक्रीट से कवर कर दी जाती है। ऐसे कॉलम को कंपोज्ड कॉलम, कंपोजिट कॉलम और इनकेस्ड कॉलम भी कहा जाता है। And depending upon the slenderness ratio, there are 2 types of column and जिसे कहते हैं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। जब स्लेंडरनेस रेशो यानी कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन आइदर बी और डी लेस देन 12 हो तो ऐसे कॉलम को कहा जाता है शॉर्ट कॉलम। इसी तरीके से जब स्लेंडरनेस रेशो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय बी और डी ग्रेटर देन 12 हो तो ऐसे कॉलम को कहा जाता है लॉन्ग कॉलम। Codal provisions for column. In RCC, there are 2 types of steel used in a column. One is longitudinal or main reinforcement and another is transverse reinforcement. ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें ये जो खड़े बार है तकरीबन 16 या 20 mm के जो नज़र आ रहे हैं आपको पूरे वर्टिकल बार, ये कहा जाते हैं लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। और इन बारों को जिस रिंग से हैंग किया गया है, जिस रिंग से टाई किया गया है, इससे कहते हैं स्टीरअप्स या कन्फाइनमेंट रेनफोर्समेंट, लैटरल टाइज या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब सबसे पहले तो लॉन्जिट्यूडनल स्टील का कोडल प्रोविजंस क्या है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील दैट इज यूज्ड इन ए कॉलम मस्ट बी 0.8% ऑफ एजी। एजी क्या है यहाँ पर? ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, यानी कि बी इंटू डेप्थ, आपका क्रॉस सेक्शनल साइज जो भी रहेगा कॉलम का, बी इंटू डी, दैट विल बी कॉल्ड एज एजी। एजी का 0.8%। maximum percentage of steel to be used in a column is 6% of gross area of the column. जनरली कॉलम में हम 4% के आसपास स्टील यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उससे ज़्यादा कभी ज़रूरत पड़ती है तो 6% तक अपने आईएस कोड अलाउ करता है। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार टू बी यूज्ड इज ऑफ 12 mm। 12 mm का बार हम लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए कॉलम में यूज कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, उस केस में जो मिनिमम बार आपको यूज करना है वो 4 बार है। इसी तरीके से अगर कोई कॉलम आपका सर्कुलर कॉलम हो तो जो मिनिमम बार आपने यूज करना है वो नंबर ऑफ बार्स 6 लॉन्जिट्यूडनल बार्स
या 6 मेन बार्स रहने चाहिए। दो बार्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम जो रहना चाहिए वो 300 mm होना चाहिए। Maximum spacing of two bars of a column must be 300 mm. मिनिमम कवर, जैसे कि अभी आप इस फिगर में देख रहे थे कि ये वाले जो कवर्स प्रोवाइड किए दिख रहे हैं कंक्रीट के, इसका मिनिमम जो साइज है वो 40 mm होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन। इसी तरीके से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, इसे हम कन्फाइनमेंट रेनफोर्समेंट, लेटरल टाइज या स्टीरअप्स के नाम से भी जानते हैं। Diameter of lateral ties shall be less than diameter of long bar divided by 4. Diameter of longitudinal bar divided by 4 और 5 mm। क्यों? तो मार्केट में सबसे कम बार जो अवेलेबल होता है वो 6 mm का होता है, 5 mm नहीं होता है। इसलिए रिंग्स के लिए कॉलम में जनरली 6 mm का बार यूज किया जाता है। भले से कि आजकल अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए 8 mm का रिंग्स यूज किया जा रहा है, 6 mm स्लैब के डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और कॉलम और बीम्स के ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट या कन्फाइनमेंट रेनफोर्समेंट या रिंग्स स्टीरअप्स के लिए जो 6 mm यूज होता था वो अब नहीं हो रहा है, अब बहुत कम कर दिए गए। अब उसके लिए भी हम 8 mm का कम से कम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। इसी तरीके से स्पेसिंग ऑफ lateral ties, this shall be lesser than least lateral dimension or 16 mm times diameter of long steel or 300 mm times 300 mm. What is the function of longitudinal steel? Longitudinal steel ये कंक्रीट को असिस्ट करता है कंप्रेशन फोर्स जो भी इस पे आ रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए। इसी तरीके से ये लॉन्जिट्यूडनल स्टील ही होता है जिसकी वजह से में हमारे कॉलम का साइज रिड्यूस होता है। सपोज 100 किलो न्यूटन के लिए हम कोई कॉलम विथ स्टील अगर डिज़ाइन करते हैं तो उस कॉलम का एज्यूम करें कि साइज आता है 230 बाय 450 mm। लेकिन अगर हम उसमें रेनफोर्समेंट यूज़ ना करें और सेम लोड के लिए उस कॉलम को डिज़ाइन करें, उस कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करें, तो उसका साइज हो सकता है 600 बाय 600 आए। स्टील लॉन्जिट्यूडनल स्टील को यूज़ करने से उस कॉलम की क्रॉस सेक्शनल साइजेस कम हो जाती है। लॉन्जिट्यूडनल स्टील ये हमेशा ऑल्सो वर्क फॉर रेजिस्टिंग टेंशन, है ना, that may develop due to bending caused by lateral load। lateral load या कोई कॉलम पे अगर एसेंट्रिक लोड आ रहा है तो वो इन रिजल्ट उस कॉलम को बेंड करेगा तो इस बेंडिंग से जो भी टेंशन डेवलप होगा उस टेंशन को डेवलप करने के लिए भी हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्टील यूज होता है। इसी तरीके से longitudinal steel is used to reduce the effect of creep and shrinkage, to impart ductility to the column. Ductility is one of the important function in any RCC element, or particularly when lateral forces are there। खास करके जब वहाँ से कोई horizontal forces act होते हैं इस वक्त में डक्टिलिटी का रोल बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे जब हमारा लॉन्जिट्यूडनल स्टील डक्टिलिटी इन्हांस करने के लिए रोल प्ले करता है। इसी तरीके से लॉन्जिट्यूडनल स्टील हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सडन फेलियर। Function of transverse steel. Function of transverse steel is to prevent buckling of longitudinal steel। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो आड़ा स्टील है, कन्फाइनमेंट स्टील है, रिंग्स है, ये बकल अपने लॉन्जिट्यूडनल स्टील को बकल होने से रोकता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट।
अगर हम ये हॉरिजॉन्टल स्टील ना डालें तो ये पूरा का पूरा कंक्रीट की लॉन्जिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो सकती है, जो हमारे रिंग्स या ट्रांसवर्स स्टील की वजह से में रुक जाती है। To resist diagonal tension due to transverse shear, to confine the concrete. Concrete और longitudinal steel, इनको कन्फाइन करने में, इनको पकड़ के रखने में, इनकी मजबूती बढ़ाने में ट्रांसफर स्टील अहम रोल प्ले करता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये एक कॉलम का रेनफोर्समेंट है। ये वर्टिकल बार्स जो दिख रहे हैं ये लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, और ये हॉरिजॉन्टल जो बार दिख रहे हैं आपको ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। ये वाला एक बीम है, सपोज ये कोई इधर एक बीम जा रहा है, इसी तरीके से ये फर्स्ट स्लैब का बीम और ये फर्स्ट स्लैब का इस डायरेक्शन का बीम। आप इसमें अगर देखेंगे तो L/4 तक कॉलम का जो क्रिटिकल जोन रहता है शेयर में, वो रहता है सपोर्ट से लेके सपोर्ट डिवाइडेड बाय 4, लेंथ डिवाइडेड बाय 4 तक। तो L/4 तक जो हमारा रिंग्स है उसको हमको शेयर के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पे शेयर क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, शेयर स्टीरअप्स है, वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, और L/2 वाले डिस्टेंस पे ये स्टीरअप्स का स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर L/4 वाले रीजन में ये स्पेसिंग बहुत क्लोज हो जाती है। ये है बहुत सारे रिंग्स का पैटर्न। जब अगर सिर्फ 4 बार यूज होते हैं किसी रेक्टेंगुलर कॉलम में, तो उसका स्टीरअप्स, उसका रिंग्स कैसे फॉर्म में होता है। इसी तरीके से अगर 6 बार हो तो कैसे है, और अगर 8 बार हो तो कैसे है। 8 बार में अगर हमको जो सेंटर वाला बार है, सेंटर वाले लॉन्जिट्यूडनल बार्स है, इनको भी उस स्टीरअप से कंट्रोल करना है तो उसे कैसे करते हैं, या ये भी एक ऑप्शन है। और इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ बार्स बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टीरअप्स के शेप्स चेंज होते जाते हैं। स्टीरअप्स ओवरऑल इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि इस तरीके से शेप दिया जाता है कि उसकी स्टीरअप्स हर बार को अच्छे से पकड़ के रखे। Load carrying capacity of a column. The load carrying capacity of a column is given by PU equals to PUC plus PUS. PU is load carrying capacity of a column, PUC is the load carrying capacity of concrete, PUS is the load carrying capacity of steel. Load carrying capacity of concrete is given by permissible stress in concrete into cross-sectional area of concrete. Load carrying capacity of steel PUS is given by permissible stress in steel into cross-sectional area of steel. जैसे कि हम सब जानते हैं, permissible stress in concrete is given by 0.67 FCK into AC. FCK is characteristic strength of concrete, AC is cross-sectional area of concrete. वैसे ही PUS is given by 0.75 FY into AS है ना। 0.75 FY is permissible stress in steel. FY is characteristic strength of steel. AS is area of steel. जब हम इस इक्वेशन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है PU इक्वल्स टू 0.46 FCK इंटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है 1.5, जबकि स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है 1.1। कंक्रीट की तो साइट पर मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लिया जाता है जो 1.5 है, जबकि स्टील जो किसी भी कंपनी में या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 होता है। 1.5 इसलिए कि जो चीज़ साइट पर बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के कंक्रीट को या इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग चीज़ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखा जाता है।
इसलिए ये 1.5 है। जबकि स्टील में मिनिमम चांसेस है कि कोई एरर हो। क्यों? तो वो इंडस्ट्री में बनती है। अगर वो किसी बार का डायमीटर 20 mm रख रहे हैं तो वो तकरीबन आउटपुट जो उसका रिसीव होता है वो 20 mm ही होता है। और उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पूरा क्वालिटी मटेरियल होता है। इसलिए इसमें एरर आने के या उस प्रोडक्ट में खामी आने के चांसेस कम से कम होते हैं। इसलिए इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ 1.1 का ही रखा जाता है। Hence, load carrying capacity PU is given by 0.46 FCK into AC plus 0.67 FY into AS. ये है लोड कैरिंग कैपेसिटी मालूम करने का फॉर्मूला। ये है कुछ कॉलम्स जो साइट पर खड़े हुए हैं। इन्हें ये बोरियों की मदद से अपने जूट के जो थैले आते हैं गेहूं या चावल के, गेहूं के, उनके मदद से इस पे लपटा हुआ है ताकि क्यूरिंग कर सके। ये वर्टिकल जो बार है वो लॉन्जिट्यूडनल बार कहलाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल बार ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या लेटरल रेनफोर्समेंट या स्टिरअप्स कहलाते हैं। ये एक फिगर है जिसमें ये बताता है कि कैसे किसी फॉर्मवर्क को शिकंजे या लकड़ी से मजबूती से बनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉलम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स।